देखें यार, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे पास एक टॉपिक है ड्यू डिलिजेंस और एक है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सही है। इसके ऊपर हमारे पास ISAE 3400 अप्लाई होता है। ऐसा ही है। नॉर्मली इन दोनों में से एग्जामिनर कोई भी 15 से 18 नंबर तक का सवाल आपसे पूछ लेता है। ऐसा हो गया भाई। इस सेशन के एंड में मैं काम ये करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है थोड़े से वो भी आपको बता दूंगा ताकि उससे भी आइडिया हो जाए। तो अच्छा, पहला काम ये करते हैं प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देख ले, चांसेस है कि इस बार आ सकता है। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन स्टेट वो आपसे की एग्जामिनेशन प्रोसीजर पूछता है और एक्सपेक्टेड है कि वो आपसे इस बार जो है वो आपसे ये पूछ सकता है। तो 3400 की कुछ टेक्निक्स और एक सवाल देख लें। तो हम स्टार्ट करते हैं 3400 प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से। ISAE 3400 प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर मसला क्या है? इसके अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि वो नॉर्मली आपसे 99.99% आपसे पूछता है की एग्जामिनेशन प्रोसीजर। ठीक है। और ये की एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स क्या होता है? इसके लिए अगर मैं ISAE 3400 में जाता हूँ, इसको ढूंढने के लिए अगर मैं ISAE 3400 में जाता हूँ, तो ISAE 3400 मुझे कोई स्पेसिफिक की एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स मेरे बच्चों नहीं बताता। सही है। तो वो मुझे कोई स्पेसिफिक की ऑडिट प्रोसीजर जो है मुझे नहीं बता रहा होता। लेकिन ISAE 3400 एक काम बड़ा ज़बरदस्त करता है, वो ये करता है कि वो मुझे गाइडेंस प्रोवाइड कर देता है। और वो गाइडेंस इतनी इंपॉर्टेंट है, वो एक पैराग्राफ है, वो गाइडेंस के लिए एक पैराग्राफ है। और वो एक पैराग्राफ मुझे इतनी ज़बरदस्त गाइडेंस प्रोवाइड कर देता है कि मैं उसके बेसिस पे कोई भी सवाल आ जाए मैं उसको कवर कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ISAE में जाऊँ, ISAE 3400 हमारे पास आ रहा है किधर? पेज नंबर 132 पे। तो बच्चों ये हमारे पास एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स हैं। और अगर आप इसमें देखें, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है ना, वो ये है, द ऑडिटर वुड असेस द सोर्स and reliability of the evidence supporting the management best estimate assumptions. Sufficient appropriate evidence supporting such assumption would be obtained from internal and external source, including consideration of the assumption in the light of historical financial information and an evaluation of whether they are based on plans that are within the entity's capacity. अगर सिर्फ इस पैराग्राफ को तुम देख लोगे ना सिर्फ, और इस पैराग्राफ को अगर अच्छे से समझ जाओगे, तो तुम बड़े आराम से बेस्ट एस्टिमेट एजम्पशंस के प्रोसीजर्स को ड्राफ्ट कर सकते हो। सही है। ये कहना क्या चाह रहा है आपसे? ये कहना सिर्फ इसलिए चाह रहा है कि जी अगर आपने एग्जामिनेशन प्रोसीजर परफॉर्म करना है, तो एग्जामिनेशन ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए आप दो चीज़ों को देखें। अच्छा, मुझे बताएं सोर्स क्या होती है? एक कोई भी ऑडिट एविडेंस की हमारे पास क्या सोर्स होती है बच्चों? सोर्स यार, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट हम पढ़ते हैं ना ISA 500 में, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस में। ऐसा ही है मेरे बच्चों, इंटरनल और एक्सटर्नल। सही है। तो इसका मतलब हो गया, पहली चीज जो आपके सामने आई वो सोर्स है, और सोर्स में आपने कहा कि यार ये इसकी सोर्स क्या है, ये इंटरनल है कि एक्सटर्नल है। अच्छा, थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। पैराग्राफ को अगर हम देखें, तो पैराग्राफ में अगर हम देखें तो हमारे पास वो कहता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स एंड रिलायबिलिटी, इंटरनल एक्सटर्नल इन द लाइट ऑफ हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। अब मुझे बताइए, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है, ये हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन नॉर्मली हमारे पास कहाँ फॉल करता है? ये भी हिस्टोरिकल से, ये भी इंटरनल से डील करता है। ऐसा ही है। तो हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन अगर आप देखें, अच्छा मैनेजमेंट ने अगर कोई प्लान बनाया हुआ है, तो ये भी नॉर्मली कहाँ से डील करता है? ये भी नॉर्मली इंटरनल से डील करता है। अच्छा, लेकिन मुझे बताएं कि कुछ सोर्सेज हमारे पास ऐसी होती हैं जो कि एक्सटर्नल भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल USD PKR का एक्सचेंज रेट, क्या ये एक्सटर्नल हो सकता है? अच्छा, लेट्स से GDP इकोनॉमिक कंडीशन, क्या ये एक्सटर्नल हो सकता है? अच्छा, ज़बरदस्त 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 ज़बरदस्त। अच्छा, कंफर्मेशन कोटेशन सही, उसके ऊपर मैं आपके सामने आता हूँ। सही है। और बेस्ड, तो इसका मतलब है, क्या ये डायग्राम समझ आती है मेरे बच्चों को? भाई जल्दी से आ जाओ मेरे बच्चों, क्या ये वाली डायग्राम मेरे बच्चों को समझ आती है? अगर ये डायग्राम समझ आती है तो फिर तो बहुत 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 आसान हो जाएगा। बहुत अच्छा। ये सारा काम मैं क्यों कर रहा हूँ? ये सारा काम इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में जो एजम्पशंस हैं उसके ऊपर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड कर सकूं। ऐसा ही है मेरे बच्चों, जो एजम्पशंस हैं उसके ऊपर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, और जो एजम्पशंस होगी वो किससे रिलेट करेंगी? वो फ्यूचर से रिलेट करेंगी। अच्छा, एक और चीज सुन लो, बड़ी इंपॉर्टेंट है। When determining the nature, time and extent of the examination procedures, the auditor's consideration should include the likelihood of material misstatement, the extent to which the prospective financial information is affected by the management judgment. ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका स्टार्टिंग थिंकिंग पॉइंट होगा। ये मेरे बच्चों आपका स्टार्टिंग थिंकिंग। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स में परफॉर्म क्यों कर रहा हूँ? कोई रीज़न बताएगा मुझे? मैं ISAE 3400 के हिसाब से एग्जामिनेशन प्रोसीजर जो परफॉर्म कर रहा हूँ वो कर क्यों रहा हूँ? कोई बताएगा यार? ज़बरदस्त। टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑन जल्दी से बता दो, ऑन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल। और प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन किस बेसिस से बने होते हैं? चलें, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल और प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो बनते हैं वो किस बेसिस से बनते हैं? एजम्पशंस के ऊपर। स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया।
इसका मतलब है मैनेजमेंट आपको कोई भी सवाल में आपके पास कोई भी कैश फ्लो या पीएनएल फोरकास्ट आ जाए, उस फोरकास्ट में आपका पहला स्टेप क्या होगा मेरे बच्चों, जल्दी से बता दो। अब मुझे बता दो स्टेप 1 बता दो जल्दी से। नहीं, आप सोर्स पे तो आप सेकंड स्टेप में जा रहे हैं, आइडेंटिफाई की एजम्पशंस। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? सबसे पहला काम पेपर में आपने ये करना है कि पेपर में आपको जो भी सवाल दिया हुआ होगा उसमें सबसे पहला काम मेरे बच्चों आपने ये करना है कि आपने की एजम्पशंस को आइडेंटिफाई करने। क्या ये काम कर सकते हो? सबसे पहला काम आपने ये करना है कि सवाल में जो भी नंबर्स दिए हुए हैं, जो भी इंफॉर्मेशन दी है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपने आइडेंटिफाई करना है की एजम्पशंस को। स्टेप 2, जब आपने की एजम्पशंस को आइडेंटिफाई कर लिया तो IAS-AE 3400 का ऑब्जेक्टिव ही है कि एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स का पर्पस ही है कि उस की एजम्पशंस के अगेंस्ट आपने की एजम्पशंस के अगेंस्ट आपने की एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है। और वो की एग्जामिनेशन प्रोसेस मेरे क्या हो सकते हैं? वो सोर्स होगी, वो रिलायबिलिटी होगी, वो इंटरनल होगा, वो एक्सटर्नल होगा, वो इंटरनल मेरे पास हिस्टोरिकल डेटा होगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? क्या यहाँ तक बात समझ? अगर मैं किसी तरीके से अपने एक प्रोसीजर्स के अंदर इन दो को इंटरलिंक कर दूं, इन दोनों को कनेक्ट कर दूं, इन दोनों को लिंक कर दूं, तो मेरे पास एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोसीजर ड्राफ्ट हो जाएगा। मेरे सोचने में टाइम भी सेव हो जाएगा और मैं जो सोच रहा हूँ वही लिख रहा हूँ। क्या ये टेक्निक समझ आती है? और इसी टेक्निक से मैं तुम्हें पिछले टाइम का पास पेपर सवाल भी करवा देता हूँ। यहाँ तक क्लियर हो? ये 2 स्टेप फॉलो कर सकते हो पेपर में। और ये दोनों के दोनों स्टेप मैंने कहाँ से ड्राइव करें? मैंने IAS-AE 3400 से ही ड्राइव करें। ऐसा है बच्चों, ये काम कर सकते हो। सिर्फ इतना काम करना है कि सवाल पढ़ के स्कैटर्ड नहीं जाना है, सवाल पढ़ के सिर्फ और सिर्फ की एजम्पशंस को आइडेंटिफाई करना है। एंड वंस यू आइडेंटिफाइड द की एजम्पशन, उसके की एग्जामिनेशन प्रोसीजर परफॉर्म करने। 24 में आते हैं, आखिरी सवाल लास्ट अटेम्प्ट में आया तो इसलिए इंपॉर्टेंट है इस अटेम्प्ट में। 16 नंबर का सवाल आया है और सवाल है सजेस्ट द की एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स दैट योर फर्म वुड परफॉर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन। सही है, अब हम सवाल पढ़ते हैं। सवाल में लिखा हुआ है ग्रीन अर्थ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लिमिटेड प्रोड्यूसेस द ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, सीड्स एंड पेस्टिसाइड्स. These products are sold to distributors, farmers and through an e-commerce platform. These products are sold to distributors, farmers and through an e-commerce platform. The company has approached your firm to seek an independent assurance opinion on its cash flow forecast prepared as part of rupees 2 billion loan application. The loan is intended to support the company's expansion into international markets with its existing product portfolio as well as the launch of a new line of organic cosmetic products. This move aligns with the increasing global demand for sustainable products with the international market for such item experiencing an annual growth rate of 6%. The loan is structured for the repayment over a period of 8 years and carries an interest rate of 10% per annum. The cash flow forecast prepared by the company is as follows. सही है? अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन समझ आती है? नंबर्स में भाई में जाऊँगा, जो सवाल में की इन्फॉर्मेशन दी है थोड़ा बहुत समझ आता है। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त हो गया। अब वो आपसे कह रहा है कि यार इस पूरी इन्फॉर्मेशन को है ना, इस पूरी इन्फॉर्मेशन को सामने रखते हुए आपकी एग्जामिनेशन प्रोसीजर परफॉर्म कराएं। सबसे पहला काम आपने ये करना है। सबसे पहला काम क्या करना था भाई? सबसे पहला काम क्या करना था? स्टेप 1 आइडेंटिफाई द की एजम्पशंस। ये कर लें। सिर्फ सवाल पढ़ के एक काम कर सकते हो, कुछ भी नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है। सिर्फ सवाल पढ़ के 16 नंबर का सवाल है, पेपर में कितना टाइम होगा तुम्हारे पास उसको अटेम्प्ट करने के लिए? 30 मिनट होगा। सही है, अगर 30 मिनट होगा तो 30 मिनट में से चलो 5 मिनट हमने रीडिंग के निकाल लिए। क्या अगले 5 मिनट या इवन 10 मिनट सिर्फ की एजम्पशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो? अगर तुमने ये काम भी कर लिया ना, 10 से 12 मिनट में सिर्फ इतना काम कर लिया कि सवाल को रीड कर लिया और की मतलब अब जब मैं सवाल रीड करने जाऊंगा तो मुझे की एजम्पशंस को रीड करना पड़ेगा। अगर मैंने की एजम्पशंस को आइडेंटिफाई कर लिया, आप यकीन करें आपका आधा सवाल हो चुका है, आपका आधा सवाल हो चुका है। ठीक है, अच्छा, अब जब मैं की एजम्पशंस की तरफ जाता हूँ, जब मैं की एजम्पशंस को आइडेंटिफाई करूंगा तो मैं ये कहूँगा कि अच्छा यार एक काम करते हैं, इस पूरे को एक बार मिटाते हैं। और मैं कहता हूं कि यार सवाल में मुझे सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, सेल्स टू डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, मैं रिसर्च की तरफ जाता हूं। मैं कहता हूं सेल्स टू डिस्ट्रीब्यूटर भी करता हूं, मैं सेल्स टू फार्मर्स भी करता हूं। दीज प्रोडक्ट्स आर सोल्ड टू डिस्ट्रीब्यूटर्स, फार्मर्स एंड थ्रू एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो ये तो मेरा एग्जिस्टिंग हो गया ना, ये मैंने ऊपर वाली चीज़ों को इससे हाईलाइट कर दिया। तो सेल्स टू डिस्ट्रीब्यूटर, सेल्स टू फार्मर्स और ई कॉमर्स सेल्स, मैंने कहा कि ये तो वो है जो कि मेरी एग्जिस्टिंग सेल्स आ रही है, तभी ये नंबर मुझे एक्चुअल में भी दिख रहे हैं, अच्छा, अब मैं ये कहता हूँ कि यार 1850 मेरी डिस्ट्रीब्यूटर की सेल्स है आज 30 सितंबर 2024 को। मैं कह रहा हूँ अगले साल ये सेल्स हो जाएगी 1943, उसके अगले साल सेल हो जाएगी 2040, उसके अगले साल सेल हो जाएगी 2142, उसके अगले साल हो जाएगी 2249।
अच्छा, मुझे एक बात बताएं, क्या इसमें की एजम्पशन क्या है सेल्स टू डिस्ट्रीब्यूटर में? बच्चों इसमें हमारे पास क्या, तो इसका मतलब है इस तीन चीज़ों में मैं एक काम ये करता हूँ, मैं कहता हूँ पहली अगर मैं चीज़ देखूँ तो मैं रिसिट सेल्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, और रिसिट सेल्स के ऊपर जो मेरी एग्जिस्टिंग सेल्स है उसमें एक फैक्टर आ रहा है ग्रोथ रेट का। ऐसा ही है बच्चों, एग्जिस्टिंग सेल्स में मेरे पास एक फैक्टर आ रहा है ग्रोथ रेट का। मैंने फ़ौरन से एक काम ये करा, मैंने फ़ौरन से इस एग्जिस्टिंग सेल्स में जो मेरे पास ग्रोथ रेट आ रही है उसको यहाँ पे लिख दिया। क्या ये बात समझ आती है? अब मुझे बताएं ये हमारे पास ऊपर डायग्राम बनी हुई थी, क्या जो कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ है, क्या मैं उसको किसी तरीके से हिस्टोरिकल ट्रेंड से वेरीफाई कर सकता हूँ कि क्या पिछले सालों में भी 8-9% की ग्रोथ हो रही थी या नहीं हो रही थी? क्या पिछले सालों में भी 8-9% की ग्रोथ हो रही थी, नहीं हो रही थी? बच्चों थोड़ा सा बिल्कुल सिंपल वाली बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, सही है। अच्छा, तो इसका मतलब है मैंने एक काम ये करा, मैंने कहा कि यार ये जो आपने कहा ना एग्जिस्टिंग सेल्स ग्रोथ रेट, क्या ये एजम्पशन है? हाँ जी ये एजम्पशन है। क्या इसके अगेंस्ट मुझे की एग्जामिनेशन प्रोसीजर परफॉर्म करना है? हाँ जी। तो मैं ऐसा कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म करूँ? अच्छा, ये आपको याद आ रहा है कि सोर्स रिलायबिलिटी, ये नॉर्मली क्या होता है? सफिशेंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। और मेरे पास ऑडिट एविडेंस क्या होता है, याद आ रहा है बच्चों? अच्छा, सवाल को हम वापस एक बार पढ़ेंगे। इंटरनेशनल मार्केट में वो कह रहा है 6% की ग्रोथ है, एग्जिस्टिंग में 6% की ग्रोथ नहीं कह रहा, सही, लेकिन इसके ऊपर वापस आते हैं। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, तुमने सवाल में की एजम्पशंस को आइडेंटिफाई कर लिया, तो मैंने यहाँ पे लिखा बच्चों की एजम्पशन क्या है, जल्दी से बता दे, जल्दी से मुझे बता दो की एजम्पशन क्या है सवाल में की एजम्पशन क्या थी? ऐसा ही है, एग्जिस्टिंग सेल्स। अब अगर मुझे एग्जिस्टिंग सेल्स ग्रोथ रेट को वेरीफाई करना है बच्चों, तो मेरा की एग्जामिनेशन प्रोसीजर क्या होगा? और थोड़ा बहुत मैं ग्रोथ रेट को मैथमेटिकली लिख सकता हूँ कि कंपनी कितना ग्रोथ रेट दिखा रही है, ये कैलकुलेटर चला सकते हो थोड़ा बहुत। तो क्या मैं हिस्टोरिकल ट्रेंड देख सकता हूँ बच्चों? अच्छा, तो मैंने हिस्टोरिकल ट्रेंड देखा, हिस्टोरिकल ट्रेंड में कौन सा डेटा देखूं? क्या उस हिस्टोरिकल ट्रेंड को इंस्पेक्ट करने की जरूरत है? इंस्पेक्ट का वर्ड लिख दिया, नहीं यार इंस्पेक्ट नहीं लिखूं, इंस्पेक्ट हिस्टोरिकल में कौन सा डेटा देखूं? मैं इंस्पेक्ट कर रहा हूं हिस्टोरिकल, दोनों वर्ड मैंने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से लिखे हैं। हिस्टोरिकल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखूं, या हिस्टोरिकल में कोई स्पेसिफिक डेटा बताएं जो सेल्स से रिलेटेड करता है, जो सेल्स से रिलेटेड होता है बच्चों? थोड़ा सा स्पेसिफिक बता दो ना यार, ऐसा तो मैं हर चीज में लिख दूंगा, मैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लूंगा। थोड़ा सा स्पेसिफिक लिख दो मेरे बच्चों, हिस्टोरिकल सेल्स रिपोर्ट देख लूं। अच्छा, क्यों देख रहा हूं उसको? इंस्पेक्ट द हिस्टोरिकल सेल्स रिपोर्ट टू इंश्योर दैट एग्जिस्टिंग सेल्स या ग्रोथ रेट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सेल्स, ये एजम्पशंस के ऊपर मुझे क्या काम करना होता है बच्चों? अब ये प्रोसीजर समझ आ रहा है आपको? ये जो की एजम्पशंस थी ये कहाँ पे दी हुई थी, ये कहाँ पे दी हुई होंगी? ये सवाल में दी हुई होंगी। सवाल से आपने उस की एजम्पशंस को जॉट डाउन करना है, जहाँ उस की एजम्पशन को आपने जॉट डाउन कर लिया उसके अगेंस्ट आपने की एग्जामिनेशन प्रोसीजर लिखना है। क्या वर्ड होगा? इंस्पेक्ट होगा, इंक्वायरी होगी, कंफर्मेशन होगा, ऑब्जर्वेशन होगा। किसी न किसी डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करोगे, वो डॉक्यूमेंट का नाम लिख दो, आपका कंप्लीट की एग्जामिनेशन प्रोसीजर परफॉर्म हो चुका है और ड्राफ्ट हो चुका है। इंस्पेक्ट द हिस्टोरिकल सेल्स रिपोर्ट टू इंश्योर दैट, टू वेरीफाई दैट दिस एग्जिस्टिंग सेल्स ग्रोथ रेट ऑफ 6%, 9%, 10%, 11% इज रीजनेबल। क्या ये बात समझ आती है? ये आपका फर्स्ट स्टेप था, ये आपका सेकंड स्टेप था। क्लियर हो मेरे बच्चों? अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम कहते हैं भाई अब थोड़ा सा बच्चा रेडी रहना। बच्चों टेक्निक समझ आ गई मेरे बच्चों को? अच्छा, अगर मैं चाहूँ तो इसमें मैं एक और चीज़ ये भी लिख सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो, कि सेल्स जो है ये रिसिट्स है ना, जब मैं सेल्स की रिपोर्ट देखूंगा तो सेल्स की रिपोर्ट में तो P&L का नंबर आ रहा होगा, तो कितनी सेल्स होती है और उसमें से कितनी रिसीव्ड होती है, क्या ये भी एक की एजम्पशन है? भाई फॉर एग्जांपल मेरी सेल्स हुई हैं, रिसिट्स जो हुई हैं 1850 हुई हैं, ठीक है, लेकिन जो मेरी टोटल सेल्स हुई हैं वो 1900 की हुई है, तो 1900 में से 1850 का कैश रिसीव्ड हो जाता है एक साल में, फिर थोड़ा बहुत रिमेनिंग दूसरे साल में होता है। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि मैं इस 1850 को अगर चेंज कर दूं तो मेरे कैश फ्लो फोरकास्ट के नंबर चेंज हो जाएंगे? मेरे बच्चों जबर बताओ। अच्छा, तो इसका मतलब है यार एक और की एजम्पशन जो सवाल में ली गई है, वो क्या ली गई? जल्दी से बता दो मेरे बच्चों, एक और की एजम्पशन क्या है? कैश रिसिट्स, कैश कलेक्शन, कैश रिसिट, कैश। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट बताओ जिससे मुझे पता चल जाए कि यार हमेशा कंपनी P&L में इतनी सेल्स आती है और इतने में से इतना कैश उनको रिसीव हो जाता है। तो मैं वापस से लिखता हूं इंस्पेक्ट, मुझे एक डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, और वो क्या करना पड़ेगा? हिस्टोरिकल, पिछले सालों का, सिर्फ एजिंग ना लिख देना, हिस्टोरिकल एजिंग एनालिसिस, एजिंग रिपोर्ट, कैश कलेक्शन रिपोर्ट
to ensure that the cash collection as included in the cash flow forecast is reasonable। बच्चों के यहाँ तक बात समझ आती है? तो मैंने हिस्टोरिकली देखा 95% का रेशियो निकलता है क्रेडिट सेल्स का और कैश कलेक्शन का। तो मैं देखता हूं कि भाई ऊपर मैंने निकाल लिया सेल्स जो है, क्या उसका 95% ही मेरे पास आ रहा है कि नहीं आ रहा। बेहतरीन हो गया बच्चों, ज़बरदस्त हो गया। फिर हम आते हैं एक और इन्फॉर्मेशन पे और उसको थोड़ा सा अलग कलर से हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूं द कंपनी हैज अप्रोच्ड योर फर्म टू सीक एन इंडिपेंडेंट एश्योरेंस ओपिनियन ऑन इट्स कैश फ्लो फोरकास्ट प्रिपेयर्ड एज पार्ट ऑफ $2 billion लोन। द लोन इज इंटेंडेड टू सपोर्ट द कंपनीज एक्सपेंशन इनटू इंटरनेशनल मार्केट with its existing product portfolio as well as the launch of a new line of organic cosmetic product as well as the launch of a new line। क्या यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में जब जाएंगे तो एक्सपोर्ट होगी? क्या अभी एक्सपोर्ट हो रही है मेरी? क्या एक्चुअल में कोई एक्सपोर्ट हो रही है बच्चों? एक्चुअल में कोई एक्सपोर्ट नहीं हो रही। क्या आगे जाके एक्सपोर्ट हो रही है? आगे जाके बिल्कुल एक्सपोर्ट हो रही है। सही है। दिस मूव अलाइन विद द इंक्रीजिंग ग्लोबल डिमांड फॉर सस्टेनेबल प्रोडक्ट विद द इंटरनेशनल मार्केट फॉर सच एंड एक्सपीरियंसिंग एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 16%। दिल्ली से मैच चलाओ 840 और 916, क्या 6% का इंक्रीज आ रहा है? 916 और 998, क्या 6% का इंक्रीज आ रहा है? कितने का इंक्रीज आ रहा है? नॉर्मली 9% की ग्रोथ रेट आ रही है। मैनेजमेंट की एजम्पशन क्या है? 9% है। मैनेजमेंट की एजम्पशन क्या है? 9% है। सवाल में क्या दिया हुआ है? 6% है। तो पहला काम मैनेजमेंट से इंक्वायर कर लूँ। तो मैंने कहा भाई 9% वर्सेस 6%, ये मेरी की एजम्पशन है। क्या इसको मैं मैनेजमेंट से इंक्वायर कर सकता हूँ? कि मैनेजमेंट से क्या इंक्वायर करूँगा कि वाई कंपनीज ग्रोथ इज हायर देन इंटरनेशनल ग्रोथ। इतना काम कर सकता हूँ। अच्छा, जब मुझे इसका आंसर मिल जाएगा तो फिर ये जो मैनेजमेंट ने 9% ली है, क्या ये एक की एजम्पशन है? अच्छा, अब जब ये की एजम्पशन है तो मुझे बताओ मेरे बच्चों, देखो अब आ जाओ। अब मैनेजमेंट कह रही है मैं अगले सालों में 9% जो है वो एक्सपोर्ट करूंगी और 9% से मेरी सेल्स बढ़ेगी। क्या इसको भी हिस्टोरिकल सेल्स से आप वेरीफाई कर सकते हैं? मेरा बच्चा ज़बरदस्त। तो मैंने इंस्पेक्ट करा, क्या मैं हिस्टोरिकल का वर्ड लिखूंगा? भाई आप कर ही नहीं रहे ये काम पास्ट में, तो आप कैसे लिख सकते हैं? सही है। तो मैनेजमेंट जब 9% की ग्रोथ रेट कर रही है तो मैनेजमेंट ने कोई ना कोई डॉक्यूमेंट, कोई रिपोर्ट वगैरह बनाई होगी बोर्ड के लिए। तो मैं क्या क्या डॉक्यूमेंट देख सकता हूँ? एक बच्चे ने बड़ा ज़बरदस्त बोला, मैं बजट और फोरकास्ट देख सकता हूँ। भाई बोर्ड ने अप्रूव किया होगा उस चीज़ को। यार बोर्ड के सामने 2 नंबर चीज़ें लेके नहीं जा सकते होंगे। मैं चाहूँ तो मैं मार्केटिंग प्लान देख सकता हूँ। मैं चाहूँ तो मैं बिजनेस प्लान देख सकता हूँ कि भाई कंपनी का बिजनेस प्लान क्या है, कि ये डॉक्यूमेंट्स देख सकता हूँ। मैं चाहूँ तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट देख सकता हूँ। ज़बरदस्त मेरे बच्चों। ये वो डॉक्यूमेंट है जो कि बनाए गए होंगे। तो मैंने इन डॉक्यूमेंट्स को देखा, और क्यों देख रहा हूँ? टू इंश्योर दैट 9% ग्रोथ रेट एजम्पशन इज। अच्छा बच्चों, मुझे एक और बात बताओ। मैं इंस्पेक्ट में एक और चीज़ ये भी कर सकता हूँ कि अगर मेरी एक्सपोर्ट सेल्स हो रही है तो कोई ना कोई कस्टमर होगा, उस कस्टमर के साथ कोई ना कोई नेगोशिएशन चल रही होगी। मैं चाहूँ तो ये भी देख सकता हूँ प्यारे बच्चों। मैं चाहूँ तो आप सोचें कितने सारे प्रोसीजर्स हो गए आपके। डन हो गया बच्चों। लेकिन बच्चों जब मैं एक्सपोर्ट करता हूँ तो एक्सपोर्ट तो डॉलर में हो रही होगी, तो यहाँ पे एक्सचेंज रेट आ सकता है। क्या मैनेजमेंट की एक की एजम्पशन यहाँ पे एक्सचेंज रेट की होगी मेरे बच्चों? तो क्या एक्सचेंज रेट के ऊपर मैं चाहूँ तो क्या करूँ? एक और एक्सचेंज है USD वर्सेस PKR। इस एक्सचेंज रेट के ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ? अब्दुल रहमान, रेट एज पर IAS 21 आप कैसे लिखेंगे मेरे भाई? फ्यूचर के रेट है ना। IAS 21 तो हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर अप्लाई होता है ना। क्या मैं इंस्पेक्ट कर सकता हूँ मैनेजमेंट का सोर्स ऑफ रेट क्या है? इस सोर्स ऑफ रेट को कोरबरेट कर सकता हूँ किसी थर्ड पार्टी सोर्स से। अगर मैं USD PKR को ज़रा सा मैनेजमेंट ने फॉर एग्जांपल 300 लिया हुआ है, 300 का रेट लिया हुआ है, लेकिन अगर रेट जो है वो 250 का होना चाहिए, आपको नहीं लगता कैश फ्लो के जो नंबर है उसमें फ़र्क आ जाएगा? कैश फ्लो फोरकास्ट का नंबर में ज़रा सा रेट चेंज करूँ, चीज़ें चेंज हो जाएंगी मेरे बच्चों। ज़बरदस्त। तो मैंने एक और एजम्पशन यहाँ पर आइडेंटिफाई करी कि यार मैं इस चीज़ के ऊपर काम करूँगा। एक और चीज़ है, ये एक्सपोर्ट सेल्स आप कब से दिखा रहे हो? 30 सितंबर 2025 से। जब मेरे बच्चों आपको 30 सितंबर 2025 का फॉर द ईयर एंडेड है ना, आपको नहीं लगता यार ये मैटर? एक और की एजम्पशन ये है कि भाई आप इस साल कौन से महीने से आपकी सेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगी? बिकॉज जितना डिले होगा कैश फ्लोज के नंबर उतने बुरे होते रहेंगे। ऐसा ही है बच्चों। तो आपको नहीं लगता एक और एजम्पशन एक्सपोर्ट सेल्स के ऊपर होगी रिगार्डिंग टाइमलाइन? क्या कहते हो?
एक और चीज़ आपको नहीं लगता, तो इसमें भी आप मैनेजमेंट का प्लान देख सकते हो, इसमें भी बजट देख सकते हो, इसमें भी आप सप्लायर के साथ करस्पॉन्डेंस देख सकते हो, इसमें भी सब्सिक्वेंट इवेंट की रिपोर्ट्स वगैरह देख सकते हो कि भाई आप एक्चुअल में कब जा रहे हो, एक्चुअल में कब जा रहे हो। आप रेगुलेटर के साथ करस्पॉन्डेंस देख सकते हो कि क्या आपको एक्सपोर्ट का लाइसेंस मिल गया है कि नहीं मिल गया। बिल्कुल ज़बरदस्त, बिल्कुल ज़बरदस्त मेरे बच्चों के यहाँ तक बात समझ आ रही है? क्या ये अप्रोच समझ आ रही है कि आपसे वो दुनिया का कोई भी सवाल पूछ ले, अब आपने सबसे पहला काम करना है कि सवाल के अंदर आपने सिर्फ ये सोचना है, सिर्फ इतना सोचना है कि इसके अंदर हमारे पास मैनेजमेंट ने क्या की एजम्पशंस ली हैं। डन हो गया। और अगर आपने वो की एजम्पशंस को किसी तरीके से भी सोच लिया, किसी तरीके से भी की एजम्पशन को सोच लिया, फिर उसके बाद आपने सोचना है अगला काम कि मैं ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट देखूं, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, जिसके बेसिस से मेरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाए। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। ये अप्रोच याद रखोगे तो बड़ा सिस्टमेटिक वे में 3 घंटे में पेपर भी होगा, पता भी होगा कि सोचना क्या है, पता भी होगा सवाल में पढ़ना क्या है। अच्छा, फिर हम आते हैं भाई, एक काम ये करते हैं, अब थोड़ा सा पेमेंट साइड पे आ जाए भाई। क्या कहते हो भाई? थोड़ा सा मैं आता हूँ, मैं उसको अलग कलर से हाईलाइट करता हूँ और मैं कहता हूँ भाई कि हमारे पास जो पेमेंट है वो ऑपरेशनल एक्सपेंस है। 2175, 2284, 2398, 2518, 2644। भाई मुझे एक बात बताओ, कितने परसेंट का ग्रोथ आ रहा है या कितने परसेंट से इंक्रीज आ रहा है? 9.5%, 5%। अच्छा, पहला काम इंक्वायर कर लूँ कि ऊपर जो ग्रोथ रेट दिखा रहे हो, ऊपर जो ग्रोथ रेट दिखा रहे हो, यहाँ पे कितनी ग्रोथ रेट थी बच्चों? 1850 से 1943, 1943 से 2040, 2040 से 2142, ऊपर भी 5% ग्रोथ रेट थी। ज़बरदस्त। और यहाँ पे भी इसने कितने परसेंट रखा हुआ है? इंक्रीज 5%। लेकिन क्या मैं मैनेजमेंट से इंक्वायर कर सकता हूँ कि भाई ये जो एक्सपोर्ट सेल्स में आपका इंक्रीज आ रहा है, एक्सपोर्ट सेल्स में आपकी 9% से ग्रोथ रेट आ रही है, और नीचे अगर मैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस को देखूँ तो वहाँ पे मेरा वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, क्या इस चीज़ के ऊपर मैं इंक्वायरी कर सकता हूँ? तो मेरी की एजम्पशन क्या है? 9% वर्सेस 6%। अच्छा, और क्या मैं इंक्वायरी कर सकता हूँ मेरे बच्चों? इंक्वायरी करने के बाद मैं एज्यूम करता हूँ ये 6% का नंबर लेट से ठीक है, मैं एज्यूम करता हूँ ये 6% का नंबर ठीक। अब मैं कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बताऊँ कि मैं ये कहूँ कि यार हिस्टोरिकली हमेशा से सेल्स और एक्सपेंसेस का रेशियो इतना ही होता था, सेल्स और एक्सपेंस का रेशियो इतना ही होता था हिस्टोरिकली। मुझे कोई ऐसा डेटा बताओ कि सेल्स और उसका डेटा ऐसा ही होता था। बच्चों जल्दी छेती छेती, मैं ऐसे कौन सी डॉक्यूमेंट देख लूँ? बस बच्चों यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, इंस्पेक्ट कर सकता हूँ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हिस्टोरिकल जीपी रेशियो, हिस्टोरिकल जीपी मार्जिन, हिस्टोरिकल कंपैरिजन ऑफ सेल्स वर्सेस कॉस्ट, ताकि ये असेस कर लूँ कि मैनेजमेंट ने जो परसेंटेज ली हुई है क्या वो ठीक ली है कि नहीं ली हुई। देखिए बच्चों, 2 चीज़ें, सॉरी, 5% से ग्रोथ हो रहा है ना, क्या मैं हिस्टोरिकली ये देख सकता हूँ कि हमेशा से ऑपरेशनल एक्सपेंसेस 5% से इंक्रीज़ हो रहा है? तो मैंने हिस्टोरिकल ऑपरेशनल एक्सपेंसेस देखे और ये एनालाइज करे कि जब अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है तो क्या ये भी बढ़ रहा है। और फिर मैंने चेक करा कंपेयर करा हिस्टोरिकल ऑपरेशनल एक्सपेंसेस टू सेल्स कि यार क्या ये जो हिस्टोरिकल ऑपरेशन एक्सपेंस सेल्स का जो रेशियो है, लेट्स से 67%, 69%, 72%, क्या ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा? क्या ये काम कर सकता हूँ? लेकिन बच्चों एक छोटा सा मसला हो रहा है, एक छोटा सा मसला ये हो रहा है कि इस ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में क्या सेल्स टू डिस्ट्रीब्यूटर आ रहा होगा? क्या सेल्स टू फार्मर्स आ रहा होगा? क्या ई कॉमर्स सेल्स आ रहा होगा? लेकिन बच्चों हिस्टोरिकल डेटा में क्या एक्सपोर्ट सेल्स आ रहा होगा? तो एक्सपोर्ट सेल्स के लिए क्या मुझे हिस्टोरिकल डेटा लिखना पड़ेगा? मुझे कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बताओ कि मैं मैनेजमेंट से वो मांगूँ, वो देखूँ, जो ऊपर देख चुका हूँ, लेकिन अब उसको मैं ऑपरेशनल एक्सपेंसेस की नज़र से देखूंगा। ज़बरदस्त। अब मैं वही फोरकास्ट, बजट, फिजिबिलिटी, मार्केट रिपोर्ट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स देखूंगा, सप्लायर के साथ एग्रीमेंट, प्रोस्पेक्टिव सप्लायर के साथ, वहाँ पे कस्टमर था, यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव सप्लायर के साथ अगर कोई एग्रीमेंट है, कोई कम्युनिकेशन है, कोई नेगोशिएशन है, इन डॉक्यूमेंट्स को मैं देखूंगा प्यारे बच्चों, टू असेस के जी जो एक्सपोर्ट सेल्स के लिए, एक्सपोर्ट सेल्स के मद में जो ऑपरेशनल एक्सपेंस का नंबर लिया हुआ है क्या वो सही है या नहीं। क्लियर हो मेरे बच्चों? बेहतरीन हो गया बच्चों, बेहतरीन हो गया, ज़बरदस्त। अच्छा, तो मैंने कहा यार कि मैंने फिर इसके बाद ऑपरेशनल एक्सपेंस, जो मेरे पास ऑपरेशनल एक्सपेंसेस थे उसके ऊपर भी काम कर लिया। अच्छा, अगर मैं देखूं तो फिक्स एसेट मेरे पास एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, और फिर उसके बाद फिक्स एसेट में एक बहुत बड़ी एक्विजिशन होने जा रही है 2300 की। क्यों? जब मैं इंटरनेशनली एक्सपेंड कर रहा हूँ, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो मुझे फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। बच्चों ये 2300 का नंबर मैं कहाँ से वेरीफाई कर सकता हूँ? मैं बोर्ड की अप्रूवल देख सकता हूँ, मैं सप्लायर के साथ मैं बोर्ड की अप्रूवल देख सकता हूँ, मैं सप्लायर के साथ कोई निगोशिएशन चल रही है, कोई करस्पॉन्डेंस हुई है, मैं उसको देख सकता हूँ,
मैं टाइमलाइन को वेरीफाई कर सकता हूं, बिकॉज अगर टाइमलाइन अगर फिक्स एसेट टाइम पे नहीं आएगा तो क्या ऊपर वाली सेल्स टाइम पे हो सकती है? और क्या इसके अंदर मैं इंटरनल सेंसिटिविटी देख सकता हूं कि भाई फिक्स एसेट जून में आ रहा है और एक्सपोर्ट की सेल्स अप्रैल मई से डाली हुई है, तो क्या की एजम्पशन, तो यहाँ पे की एजम्पशन क्या है? की एजम्पशन है 2300 की अमाउंट। भाई की एजम्पशन है 2300 रुपए की अमाउंट, तो ये जो 2300 रुपए की अमाउंट है ये की एजम्पशन, इसको कैसे वेरीफाई कर सकता हूं? बोर्ड ने अप्रूवल दिया होगा, सप्लायर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, सप्लायर के साथ कोई एग्रीमेंट हुआ होगा, सप्लायर के साथ कोई नेगोशिएशन होगा, उनके साथ देख सकता हूं। सेकंड अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है टाइमलाइन, कि इसकी टाइमलाइन क्या है? क्या इसकी टाइमलाइन जून 2025 है, क्या इसकी टाइमलाइन अप्रैल 2025 है, क्या इसकी टाइमलाइन मई 2025 है? वो टाइमलाइन देखूंगा, प्लस तीसरा स्टेप लिखूंगा इंटरनल सेंसिटिविटी, इसकी वजह से ये एक्सपोर्ट सेल्स में इजाफा होगा, इसकी वजह से एक्सपोर्ट सेल्स में इजाफा होगा। अहमद देखें, मेरी बात सुने अहमद, अगर तो फिक्स एसेट आ चुका है फिर तो ना आपको बोर्ड प्लान की देखने की जरूरत है, फिर तो कोई चीज देखने की जरूरत ही नहीं है ना। लेकिन अगर फिक्स एसेट सब्सिक्वेंट टू द ईयर, तो आपका पहला प्रोसीजर इस माइंडसेट से हुआ होगा कि ये इवेंट जो है ये सब्सिक्वेंटली नहीं हुआ है। क्या यहां तक बात समझ आ रही है मेरे बच्चों को? इस तरह तो मैं हर चीज में लिख दूं मैं सब्सिक्वेंट इवेंट देख लूंगा, ये गलती ना करिएगा। वो जब आपसे की एग्जामिनेशन प्रोसीजर पूछ रहा है तो आपने वो प्रोसीजर लिखने पड़ेंगे कि अगर ये व्हाट इफ के सब्सिक्वेंट इवेंट अभी नहीं हुआ है तो फिर मेरे पास क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे जिससे मैं ये वेरीफाई कर सकता हूँ। क्या यहां तक बात समझ आती है? इसी तरीके से मुझे बताओ, क्या मार्केटिंग एक्सपेंस के लिए मैं मार्केटिंग का प्लान देख सकता हूँ? तो मेरे बच्चों आप मुझे बताओ 15, 16, 18 जितने भी आपने प्रोसीजर लिखने हैं, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। प्रोवाइडेड दैट सिर्फ इस अप्रोच को याद रखना। ये अप्रोच समझ आती है तो आधा घंटा हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है CFAP 6 का प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। थोड़ी सी क्लैरिटी आ गई, क्या दो चीज़ें सोचनी है? तो इससे पहला स्टेप की एजम्पशंस को आइडेंटिफाई करना है, दूसरा की एग्जामिनेशन प्रोसीजर ड्राफ्ट करना है। बेहतरीन हो गया बच्चों भाई, ये टेक्निक अप्लाई करेंगे ज़िंदगी में कभी भी कोई इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। मैं उस पर भी आता हूँ मेरे बच्चों, उस पर भी आता हूँ। हम पहले जो हमारा एजेंडा है आज का उसको कंप्लीट कर लें और उसके बाद कोई सवाल वगैरह होते हैं तो फिर उसको हम मजीद देख लेते हैं, ऐसा कर लें। तो यार एक काम ये करते हैं, एक और कॉन्सेप्ट को हम बच्चों प्रोस्पेक्ट पेपर से पहले आधा पौना घंटा प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पढ़ा, कुछ हेल्प मिल गई यार? चलो सही, पेपर में इंशाल्लाह अगर आ गया तो कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा। की स्टेप्स लिखने हैं, की एजम्पशंस को आइडेंटिफाई करना है और फौरन से कर लेंगे, ज़बरदस्त। अब जो मैं आपके सामने पढ़ाने जा रहा हूँ वो पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देने जा रहा हूँ ड्यू डिलिजेंस का। अच्छा, कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो ऊपर जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पढ़े तो मुझे बताओ क्या नॉर्मली यार ये प्रोसीजर्स हम ऑडिट में भी यूज़ कर रहे होते हैं ना? क्या ऑडिट में मार्केटिंग प्लान नहीं देखते हैं? क्या ऑडिट में बजट नहीं देखते हैं? क्या ऑडिट में फोरकास्ट नहीं देखते? क्या ऑडिट में एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करते हैं? ये काम मैं 3400 में भी कर रहा हूं, बस फर्क इतना होगा कि जो एजम्पशंस है ना वो सवाल में लिखी हुई होंगी, सिर्फ उसको लिंक कर रहा हूं। ड्यू डिलिजेंस में भी सेम टेक्निक अप्लाई करनी है, ड्यू डिलिजेंस में भी सेम टेक्निक हमने अप्लाई करनी है मेरे बच्चों। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, ड्यू डिलिजेंस में भी हमने सेम टेक्निक अप्लाई करनी है। अच्छा, इसका मतलब है अब तक हमने पढ़ा ना, अब तक हम देखते हैं तो हम अगर ऑडिट को देखें तो ऑडिट में हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ऑडिट प्रोसीजर्स आ सकते हैं, जो आइजा 500 की सीरीज़ है। अच्छा, क्या ऑडिट के पेपर में प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के ऊपर ऑडिट प्रोसीजर आ सकते हैं, जो कि 3400 है, जिसकी थोड़ी बहुत शाखें हमारी यहाँ से मिल रही है, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, मार्केटिंग प्लान, बजट, फोरकास्ट वगैरह। फिर हमारे पास ऑडिट में एक तीसरी चीज़ है ड्यू डिलिजेंस। नाउ दैट ड्यू डिलिजेंस इज एक्चुअली हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्लस प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। क्या आपको ये इक्वेशन समझ आ रही है? अगर आपको ये इक्वेशन समझ आ गई तो इसका मतलब है ड्यू डिलिजेंस में तो मेरे पास लिखने के लिए और कंटेंट मौजूद है। ड्यू डिलिजेंस में तो मेरे पास लिखने के लिए और बेतहाशा कंटेंट मौजूद है मेरे बच्चों। मैं वापस से रिपीट कर दूं, एक क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके पास आता है, मैं आपको दिखा देता हूं। चलिए मैं आपको एक काम करता हूं, मैं आपको सवाल दिखाता हूं ना, ये सवाल दिखाता हूं। कहाँ गया सवाल हमारा? हम समर 2024 में थे ना, हम समर 2024 में है। ये डिस्कस द ऑडिट रिस्क, ये हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है। स्टेट द ऑडिट प्रोसीजर ऑन द हेजिंग ट्रांजैक्शन, ये मेरा ऑडिट प्रोसीजर है, ऑडिट रिस्क है। और जब मैं यहाँ पे देखता हूँ, जो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है ड्यू डिलिजेंस का, तो इसमें मैं आपको रिपीट कर दूं कि ड्यू डिलिजेंस के ऊपर आपके पास हिस्टोरिकल एफएस प्लस प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दोनों एप्लीकेबल होते हैं। हिस्टोरिकल एफएस प्लस, मैं थोड़ा सा ड्यू डिलिजेंस का आपको एक बैकग्राउंड दे दूं। अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड क्लियर हो जाएगा आपको कि ड्यू डिलिजेंस होता क्या है, आप यकीन करें आपके जो सोचने की शाखें हैं ना वो 2 निकल आएंगी और फिर आप बड़े आराम से कर लेंगे। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ कि ड्यू डिलिजेंस के ऊपर मैंने एक कंपनी का फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस परफॉर्म भी किया हुआ है
और जो मैं एक कंपनी को ऑडिट कर रहा हूँ और वो बहुत ज़्यादा एक्विजिशन करती है, तो वहाँ पे जो मेरे पास ड्यू डिलिजेंस आती है तो उसकी मैनेजमेंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट और हमारा जो ऑडिट एक्सपर्ट्स हैं उन दोनों की रिपोर्ट्स को मैं इंटरेक्ट भी करता हूँ, दोनों को एंगेज भी करता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ। तो मैं थोड़ा सा अगर आपको बैकग्राउंड बता, कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड नहीं है वलीद असलम, कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड नहीं है, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड अगर बता दूँ तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी ड्यू डिलिजेंस की और आपको प्रोसेस समझने में बड़ी आसानी होगी। ठीक है, अच्छा देखिए मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैंने जो ड्यू डिलिजेंस पे काम किया या जो मेरे पास रिपोर्ट्स आती है उसके ऊपर जो मैं काम करता हूँ वो होता क्या है। सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा, ये एक कंपनी ए है, ये कंपनी बी को एक्वायर करने जा रही है। मैं सिंपल से एग्जांपल लिख रहा हूँ, सही है। कंपनी ए जो है ये कंपनी बी को, तो कंपनी ए जो हमारे पास है वो एक्वायरर है और कंपनी बी जो है हमारे पास वो एक्वायरी है। कंपनी ए कंपनी बी को एक्वायर करने जा रही है, सही है। मामला तय हो गए कि भाई ठीक है आपकी रजामंदी है, ठीक है मैं आपकी कंपनी को एक्वायर करने जा रहा हूँ। लेकिन जब कंपनी ए कंपनी बी को एक्वायर करने जा रही है तो इसका मतलब है कि कंपनी ए कंपनी बी को कितने पैसों में एक्वायर करे। क्या ये क्वेश्चन समझ आती है कि भाई कंपनी ए अगर कंपनी बी को एक्वायर करने जा रही है तो कंपनी ए कंपनी बी को कितने पैसों में एक्वायर करे, सही। तो इसका एक तरीका तो ये, जो कंपनी बी का ऑडिटर है PwC, उसने हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ऑडिट रिपोर्ट दी हुई है। क्या वो देख के मैं ये अमाउंट डिटरमाइन कर सकता हूँ कि मुझे इस कंपनी को कितने में एक्वायर करना चाहिए? क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट रिपोर्ट मुझे नहीं कर सकती? अच्छा, मुझे नहीं कर सकती। ज़बरदस्त। अच्छा, तो इसका मतलब है कंपनी ए करती क्या है, कंपनी ए फॉर एग्जाम्पल डेलॉयट को इंगेज करती है और डेलॉयट को कहती है कि जी आप कंपनी बी का जो है ना ड्यू फाइनेंशियल टैक्स भी होता है, लीगल भी होता है, सस्टेनेबिलिटी भी आने लगा है अब तो वो कहता है जी आप है ना इस कंपनी का फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस परफॉर्म करें। अच्छा, फाइनेंशियल, जब डेलॉयट इस कंपनी का फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस परफॉर्म करेगा तो इसका पर्पस क्या होगा, मुझे बताएं। इसका पर्पस क्या है? मैं कितने पैसों में इस कंपनी को एक्वायर करूं, कितने पैसों में इस कंपनी को एक्वायर करूं, सही है। अच्छा, मैं क्या प्राइस, अच्छा मुझे बताएं, अगर ड्यू डिलीजेंस हो जाएगी तो अगला स्टेप होगा शेयर परचेज एग्रीमेंट, सही है। जब शेयर परचेज एग्रीमेंट होगा तो दो चीज़ें निकल के आती हैं, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, ऐसा ही है भाई, और फिर जो मेरे पास एक्सेस होता है, वो क्या होता है, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स 100 रुपये की है, फेयर वैल्यू ऑफ कंसेशन जो है वो 250 की है। जो मेरे पास एक्सेस आता है वो क्या होता है, अच्छा जो एक्सेस होता है वो गुडविल नहीं होता है। जो मेरे पास एक्सेस होता है वो पहले इंटेंजिबल्स होता है और फिर जो रेजिडुअल बैलेंस होता है वो मेरे पास गुडविल होता है। ये पता है ना हमें, ये कॉन्सेप्ट हमें पता है ना कि जो हमारे पास एक्सेस होता है वो पूरा गुडविल नहीं होता, उसमें से एक कंपोनेंट मेरा इंटेंजिबल एसेट्स होता है और दूसरा जो बच जाता है फिर मेरे पास वो गुडविल होता है। ठीक है, अच्छा इसका मतलब है अब जो डेलॉयट है ना वो इस पूरी कंपनी के एक पोस्टमार्टम करेगा। क्यों? बिकॉज ये जो अमाउंट है, अगर ये अमाउंट चेंज हो गई तो जो फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है क्या वो भी चेंज हो जाएगी? भाई अगर एसेट की वैल्यू 100 नहीं 200 रुपये है तो क्या वो अब भी मुझसे 250 रुपये मांगेगा, वो मुझसे 350 रुपये मांगेगा। तो इसका मतलब है एक चीज़ मेरे सामने बड़ी क्लियर है, फेयर वैल्यू। और जब मैं नेट एसेट की बात करता हूँ तो इसका मतलब है इसमें एसेट भी आ गया, इसमें लायबिलिटी भी आ गया, इसमें इक्विटी भी आ गया। ठीक हो गया जी। और फिर मेरे पास आती है फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जिसमें मैं बताऊंगा, जिसमें वो डिसाइड कर लेगा उसने कितने रुपए में एक्वायर करना है। लेकिन फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट जो है एक सबसे बड़ा मसला है। अच्छा, तो अब मुझे एक बात समझने की कोशिश करिएगा। अब मैं आपको एक और स्टेप बताता हूँ। तो इसका मतलब है जितने भी एसेट्स होंगे उसकी ओवर स्टेटमेंट का रिस्क होगा। अच्छा, उनकी क्वालिटी का रिस्क होगा, भाई एसेट परफॉर्म करेगा भी कि नहीं करेगा, अंडर परफॉर्म तो नहीं कर रहा। अच्छा, इसी तरीके से मेरे पास जितनी भी लायबिलिटीज़ होंगी उसमें अंडर स्टेटमेंट का रिस्क करेगा। अच्छा, दोनों रिस्क कर सकते हैं, अंडरस्टैंड में ओवर दोनों में कर सकते हैं, सही है। अच्छा, इसी तरीके से, अच्छा एक और वर्ड में लिख रहा हूँ क्वालिटी, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसी तरीके से मेरे पास जो इनकम होगी क्या उसकी भी ओवर स्टेटमेंट का एक इम्पैक्ट हो सकता है। और इनकम की क्वालिटी, ये क्वालिटी का वर्ड मैं बार बार लिख रहा हूँ, ये ओवर स्टेटमेंट का वर्ड तो समझ आता है ना। ये अगर पेपर में आ भी जाए तो कोई मसला वाली बात ही नहीं है भाई हमारे लिए। तो हमारे लिए मसला कहाँ होता है, जो एक और कंपोनेंट होता है विच इज़ क्वालिटी, जिसको मैं थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन मैं थोड़ा सा अगर आपको 15 मिनट एक्सप्लेन कर दूंगा ना एक चीज़ की ड्यू डिलिजेंस होती कैसे, मैंने पर्सनली करी है बच्चों, सही है, आपको बड़ी आसानी हो जाएगी कि क्या हो सकता है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास एक्सपेंसेस, अगेन अंडर स्टेटमेंट और क्वालिटी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अब मैं आपके सामने, अच्छा मैं थोड़ा सा इस डायग्राम के बाद आपके सामने एक काम ये करता हूँ। होता क्या है बच्चों, ड्यू डिलिजेंस में होता क्या है? ड्यू डिलिजेंस में आप कहते हो 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2027, 2028, 2029, 2030। ये जो मैंने लिखा है ये समझ आ रहा है? 26 भी लिख दिया, चल यार असमत, सही है। तो 2025, 26, 27, 28, ये जो आपके पास डेटा है ये कौन सा है? तो सबसे पहला काम
हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर होगा। सबसे पहला काम हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर होगा। हिस्टोरिकल डेटा में हिस्टोरिकल एनालिसिस भी हो रहा होगा, हिस्टोरिकल डेटा में हिस्टोरिकल रेशियोज भी निकल रहे होंगे। ए टू जेड एक कंप्लीट हिस्टोरिकल डेटा हो रहा होगा, भाई कंपनी पिछले 5-6 साल में कर क्या रही थी, कैसे परफॉर्म कर रही थी, क्या यहाँ तक बात समझ आती है। और फिर उसके बाद इस कंपनी का फ्यूचर प्रोजेक्ट किया जाएगा। क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जो नंबर आ रहा है मेरे पास, ये प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की अलामत है। और मैं कह सकता तो कोई भी अगर आप ड्यू डिलिजेंस की रिपोर्ट देखेंगे तो आपको दो चीजें दिखेंगी, हिस्टोरिकल भी दिखेगा और फ्यूचर भी दिखेगा, हिस्टोरिकल भी दिखेगा और फ्यूचर भी दिखेगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है। तो हमारे पास एक चीज हो गई हिस्टोरिकल, दूसरी चीज हो गई फ्यूचर। अच्छा ये मैं करता क्यों, ये मैं करता इसलिए हूँ बच्चों, सुनिएगा। मैं एक काम ये करता हूँ कि मैंने लिखा 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180। ये मैंने कंपनी की पूरी चीज़ मैंने एक्सपेक्ट कर दी। सही है, मैंने एक कंपनी के पूरे नंबर्स लिख दिए कि भाई कंपनी जो है पिछले 5 साल में ऐसे परफॉर्म कर रही थी और अगले 5 साल में ऐसे परफॉर्म करेगी। जब कंपनी अगले 5 साल में ये परफॉर्म कर रही है, मुझे आप एक बात बताएं, ये जो ऊपर मैं एक्स्ट्रा पैसे दे रहा हूँ 150 रुपये, मैंने कहा था इसका एक कॉम्पोनेंट होता है इंटेंजिबल, ऐसा ही है। मैं जब इस कंपनी को एक्वायर कर रहा हूँ तो क्या ये एक कंपनी रनिंग कंपनी है, क्या उस कंपनी के कस्टमर के साथ एग्रीमेंट हुए हुए हैं और कल को मैं एक्वायर कर लूँगा तो मुझे फ्री में उस कस्टमर को बिलिंग करने का मौका मिल जाएगा, मुझे उस कस्टमर को एक्वायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा ही है बच्चों। तो इसका मतलब है इसका मतलब है फिर एक कैश फ्लोज मैंने ऐसे बनाए कंपनी के, और फिर मैं एक और कैश फ्लोज बनाता हूँ बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग कस्टमर। ऐसा ही है भाई। और मैं कहता हूँ एग्जिस्टिंग कस्टमर के तहत हमारे पास जो है वो एग्जिस्टिंग कस्टमर से हमारा जो रेवेन्यू था लेट्स से 60, 65, 70, 75, 72, 68, 65, 69, 72। और फिर मैं कहता हूँ कि यार ये एक वो एग्जिस्टिंग कस्टमर है जिससे मुझे इतना रेवेन्यू तो मतलब अगर मैं इस बिजनेस को एक्वायर कर रहा हूं तो एक बेनिफिट तो मुझे बिल्कुल सामने दिख रहा है कि ये बेनिफिट तो मुझे बिल्कुल आ रहा है। तो ये मैं एक्स्ट्रा पैसे जो है वो गुडविल के पे नहीं कर रहा हूं, ये तो एक्स्ट्रा पैसे एक ऐसी चीज के पे कर रहा हूं बिकॉज ये जो कस्टमर के साथ एग्रीमेंट है ये इटसेल्फ मेरा एक इंटेंजिबल एसेट है। समझ आ रही है। ये जो मैं कंपनी एक्वायर कर रहा हूं सिर्फ एक्स्ट्रा पैसे कॉस्ट एफिशिएंसी के लिए एक्वायर नहीं कर रहा, बल्कि जो मैं कंपनी एक्वायर कर रहा हूं इसमें से एक कंपोनेंट ये है कि इस कंपनी ने बड़ी मेहनत करके एक एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है। अच्छा अब मुझे बताएं, आपको नहीं लगता ये जो एग्रीमेंट है ये 1 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, 4 साल का हो, 5 साल का हो, जैसे जैसे ये एग्रीमेंट के नंबर ऑफ ईयर्स चेंज होते रहेंगे, आपको नहीं लगता यहाँ पे इम्पैक्ट आएगा? और जब यहाँ पे इम्पैक्ट आएगा तो आपको नहीं लगता प्यारे अब मुझे बताएं ये चीज़ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिल सकती है? बच्चों यहाँ मैंने ऊपर एक चीज़ लिखी थी, इनकम की क्वालिटी। अब समझ आ रहा है इनकम की क्वालिटी का मतलब क्या है? कि भाई आप जो कंपनी इनकम कमा रही है, कंपनी जो इनकम कमा रही है तो इसके लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा? कस्टमर का एग्रीमेंट देखना पड़ेगा, कस्टमर की लिस्ट देखनी पड़ेगी, जबरदस्त मेरा बच्चा जबरदस्त। कस्टमर की कंसंट्रेशन देखनी पड़ेगी। कंसंट्रेशन का मतलब ज्योग्राफी वाइज, कंसंट्रेशन मतलब टॉप 100 कस्टमर, टॉप 10 कस्टमर, टॉप 50 कस्टमर, रिपीटेशन ऑफ कस्टमर, बहुत जबरदस्त, न्यू कस्टमर, रिटेंशन ऑफ ओल्ड कस्टमर। क्या ये काम नॉर्मली मैं ऑडिट में करता हूं? बच्चों समझ आ रहा है। ड्यू डिलिजेंस बस यहां पे आके चेंज हो जाता है। ड्यू डिलिजेंस मेरा बच्चा सिर्फ और सिर्फ यहां पे आके चेंज हो जाता है। किस चीज के ऊपर चेंज हो जाता है? क्वालिटी के ऊपर चेंज हो जाता है। हिस्टोरिकल में कोई मसला है? हिस्टोरिकल में कोई मसला है? कोई मसला नहीं। प्रोजेक्शन में कोई मसला है? प्रोजेक्शन में भी कोई मसला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मसला किस चीज़ के ऊपर आता है? मसला इस चीज़ के ऊपर आता है कि किसी भी चीज़ की क्वालिटी के ऊपर अगर आपने काम करना होगा ना, कि अगर मैं आपसे कहूं कि भाई क्वालिटी ऑफ रेवेन्यू क्या है, इसका मतलब है, क्वालिटी ऑफ रेवेन्यू का मतलब है कि भाई कस्टमर के साथ एग्रीमेंट कितने सालों के हुए हैं, कस्टमर की लिस्ट क्या है, कस्टमर की क्या कंपनी की लिस्ट बनी हुई है, उसके बाद कस्टमर जो है वो कौन सी ज्योग्राफी में बैठा हुआ है, टॉप 10 कस्टमर कौन से, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड कस्टमर तो नहीं है या फिर बहुत ही डाइवर्सिफाइड लेवल कस्टमर है। अगर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड कस्टमर है, 8-10 कस्टमर है जो कि 90% ऑफ रेवेन्यू जनरेट करते हैं, क्या आप अब भी इस कंपनी के पैसे देंगे? कि कल कोई 8-10 कस्टमर गए तो मेरा 90% ऑफ रेवेन्यू चला गया यार, क्या अब भी आप इस कंपनी को एक्वायर करेंगे? क्या कस्टमर ओवर द टाइम रिटेन रह भी रहा है कि नहीं रह रहा है? ये सारे के सारे फैक्टर्स मेरे बच्चों आपने कंसीडर करने पड़ेंगे। क्लियर हो यहाँ पे? सेम चीज लायबिलिटी जब आता है तो सप्लायर जब आता है तो आपको नहीं लगता सप्लायर के साथ एग्रीमेंट देखना जरूरी है? सप्लायर कौन से की रॉ मटेरियल आपको सप्लाई कर रहा है,
क्या कहीं उसकी शॉर्टेजेस वगैरह तो नहीं है? क्या हमारे पास सप्लायर सफिशिएंट सप्लायर वगैरह अवेलेबल है? क्या उसका कोई ऑल्टरनेटिव सप्लायर अवेलेबल है? अगर मैं कंपनी हूँ, सेम बिजनेस पे हूँ और सामने वाली कंपनी भी सेम बिजनेस में, मैं उसको एक्वायर कर रहा हूँ और उसके सप्लायर का अगर मैंने एक्वायर नहीं करना, उसका सप्लायर के साथ मुझे टर्मिनेट करना है, तो क्या मेरे पास एग्जिस्टिंग सप्लायर है, उसकी कैपेसिटी है कि नहीं है? क्या उस सप्लायर के साथ जब मैं एग्रीमेंट टर्मिनेट करता हूँ तो क्या मुझे उसको पैसे देने की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? ये सारी की सारी चीज़ें प्यारे बच्चों यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे होते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया है ये बड़ा ही स्पेसिफिक बताया है। क्लियर हो? ये बहुत स्पेसिफिक बताया। अब अप्रोच सुन लो, ओवरऑल अप्रोच सुन लो, ओवरऑल अप्रोच सुन लो, जिंदगी भर कामयाब रहोगे। सबसे पहला काम जिस कंपनी का ड्यू डिलिजेंस कर रहे हो, क्या उस कंपनी के बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए? क्या उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में पता होना चाहिए? क्या उस कंपनी के शेयर होल्डर के बारे में पता होना चाहिए? क्या उस कंपनी के स्टेटस के बारे में पता होना चाहिए? प्राइवेट है, पब्लिक है, पार्टनरशिप है, क्या है? क्या उस कंपनी के ऊपर कौन कौन सी रेगुलेशंस अप्लाई होती हैं, क्या इसके बारे में मालूम होना चाहिए? सिंपल सी बात कर रहा हूँ, बड़ी जो नॉर्मली ऑडिट में करते हो ना, वही वाली बात करेगा। तो कंपनी का बिजनेस पता होना चाहिए, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, कंपनी के शेयरहोल्डर्स कौन है, कंपनी का स्टेटस क्या है? क्या उस कंपनी के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तुम्हारे पास होने चाहिए? क्या उस ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ऑडिटेड ओपिनियन है, क्या वो होनी चाहिए? क्या बोर्ड ऑडिट कमेटी के मिनट्स होने चाहिए? अच्छा, क्या तुम्हारे पास हिस्टोरिकल डेटा होना चाहिए? ये सारे की प्रोसीजर हैं जो कि मैं चाहूँ किसी भी ड्यू डिलिजेंस के सवाल में लिख सकता हूँ। सही है, किसी भी सवाल में लिख सकता हूँ। क्या उस हिस्टोरिकल डेटा की बेसिस पे मैं हिस्टोरिकल एनालिसिस कर सकता हूँ, मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ, मैं रेशियोज कैलकुलेट कर सकता हूँ? बच्चों, फिर हमारे पास कौन सी चीज़ आएगी जो कि की चीज़ है? क्वालिटी। और जब ये क्वालिटी है, ये स्पेसिफिक है, ये रेवेन्यू की अलग है, ये एक्सपेंसेस की अलग है, ये इनकम की अलग है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? यहाँ पे जो आपका रेवेन्यू आ रहा है किसी कस्टमर के साथ आ रहा होगा। कस्टमर कौन है भाई? उसके साथ एग्रीमेंट है, कितने साल का एग्रीमेंट है? टॉप 100 कस्टमर्स कौन से हैं भाई? कस्टमर जो हैं वो ज्योग्राफिकली क्या है, डाइवर्सिफाइड कस्टमर है कि लैक ऑफ, या फिर बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड कस्टमर्स हैं हमारे पास? क्या ये पॉइंट्स आपके समझ आती है? और फिर ये दुनिया चलती रहेगी और ये लिस्ट जो है ये बनती रहेगी। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? मैं सवाल कराऊंगा उसका बच्चा पूरा ऑफ बैलेंस शीट के ऊपर पूरा सवाल कर, लेकिन अप्रोच समझ आती है थोड़ी बहुत कि सर अगर हम इस अप्रोच से चलेंगे तो बड़े आराम से चीज़ों को हम कनेक्ट कर सकते हैं। फिर वो अगर स्पेसिफिकली ड्यू डिलिजेंस के ऊपर सवाल पूछेगा, तो ड्यू डिलिजेंस के जब सवाल पूछेगा तो ये अप्रोच आपको बड़ी हेल्प करेगी। और वो बहुत ही स्पेसिफिकली अगर आपसे सवाल पूछ ले ऑफ बैलेंस शीट एसेट, ऑफ बैलेंस शीट लायबिलिटी, इसका मतलब है वो स्पेसिफिक एसेट लायबिलिटी इनकम स्टेटमेंट्स वगैरह के ऊपर आपसे सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा, ज़बरदस्त मेरे बच्चों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये समर 25 है, समर 24 में हमारे पास ड्यू डिलिजेंस आया था, विंटर 24 में हमारे पास प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आया था। वो कह रहा है भाई, सवाल आपसे कह रहा है, इन द लाइट ऑफ द अबव डिस्कशन विद द मैनेजमेंट आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द प्रोबेबल ऑफ बैलेंस शीट एसेट एंड लायबिलिटीज, ऑल्सो सजेस्ट की इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स दैट नीड्स टू बी परफॉर्म फॉर ईच ऑफ दीज एसेट। वो कह रहा है कि जी आप एक कंपनी का ड्यू डिलिजेंस कर रहे हैं और आप सवाल की इन्फॉर्मेशन पढ़ के बताएं कि क्या कोई ऑफ बैलेंस शीट एसेट एंड लायबिलिटी है। आ जाए पढ़ते हैं। यू आर द सीनियर मैनेजर in the assurance department at Nazir Ayub and Company Chartered Accountant. Your firm has been appointed by the RHL, a leading hotel chain, to perform a due diligence review of a potential acquisition target, Island Hotel Limited, a seafront hotel. As part of the due diligence review and to determine an appropriate offer price, the company has requested you to identify the value of the asset and liabilities of the company that may not currently be reported in the statement of financial position. During the preliminary engagement procedure, your team evaluated the situation, performed certain inquiries and provided you the following information. Engagement team observation. To assess the customer's perception of IHL, we investigated, यहाँ पे क्या देखा जा रहा है? खुद बता दो यहाँ पे क्या देखा जा रहा है? To assess the customer perception of IHL, we investigated the feedback on the platforms such as TripAdvisor and Google. ये प्रोसीजर मैं क्यों परफॉर्म कर रहा हूँ? ये हो चुका है, आपने नहीं करना है। बस ज़बरदस्त। क्वालिटी ऑफ द रेवेन्यू, कि क्या इसकी वजह से फ्यूचर के रेवेन्यू में कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, और अगर पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी जो एक्सेस की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। द रिव्यूज वर मिक्स्ड व्हाइल सम गेस्ट प्रेज द होटल्स लोकेशन एंड रेस्टोरेंट। Recent negative reviews highlight the significant issues. These includes problem with the room reservation system,
which was purchased a few years ago. This system has caused booking errors, leading to the lost reservations and dispute with the arriving guest. क्या ये चीज़ मेरे क्वालिटी ऑफ रेवेन्यू को हिट कर रही है? क्या ये चीज़ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं डिस्क्लोज होगी, कहीं डिस्क्लोज नहीं होगी? तो इसका मतलब एक सिस्टम पहले खरीदा गया था, एफएस में डिस्क्लोज आ रहा है, तो ये ऑफ बैलेंस शीट एसेट नहीं है। अच्छा, लेकिन उस सिस्टम में कुछ मसला आ गया था, कुछ इश्यूज था, जिसकी वजह से रूम रिजर्वेशन सिस्टम में मसला होता था और एक ही वक्त पे 4 लोग आके खड़े होते थे कि भाई जी हमारी तो बुकिंग हुई है, और वो 4 के 4 को तो एक रूम में नहीं डाल सकता था, तो किसी एक रूम को डालता था, बाकी जो 3 होते थे वो गालियाँ दे के जाते थे और गालियाँ दे के चले जाते थे। क्या वो 3 वापस आएंगे? वो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको थोड़ी बहुत एक्सप्रेशन क्वालिटी का वर्ड समझा, क्वालिटी का वर्ड समझ आ रहा है आपको? Additionally, there were complaints about the hotel's waste disposal. ये अलग इन्फॉर्मेशन है। Additionally, there were नहीं देखें मोहम्मद आरिस, इम्पेयरमेंट ऑफ इंटेंजिबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑलरेडी आ रहा होगा, ये गलत कह रहे हैं आप। Additionally, there were complaints about the hotel's waste disposal practices, specifically discharging waste into the sea. अच्छा, मुझे बताओ, क्या मैं कह सकता हूँ कि यार ये एक ऑफ बैलेंस शीट लायबिलिटी हो सकती है? बच्चों, क्या मैं कह सकता हूँ कि ये मेरी एक ऑफ बैलेंस शीट लायबिलिटी हो सकती है? अच्छा, अब मेरी बात सुनिएगा। वो सवाल की 2 रिक्वायरमेंट है। सवाल की पहली रिक्वायरमेंट है, मुझे हेडिंग बता दो। डन हो गया भाई, डन हो गया। और फिर वो कह रहा है कि मुझे इसके की एग्जामिनेशन प्रोसीजर बता दो। मेरे बच्चों, अब मुझे बताओ, क्या की एग्जामिनेशन प्रोसीजर कोई मुश्किल चीज़ है? क्या मैं चेक कर लूँ लॉज एंड रेगुलेशन की अंडरस्टैंडिंग? क्या मैं रेगुलेटर के साथ करस्पॉन्डेंस चेक कर लूँ? क्या मैं इंक्वायरी कर लूँ इन हाउस लीगल काउंसिल के साथ? मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मिनट्स देख लूँ? ज़बरदस्त। बच्चों, इसमें कोई मसला है? इन प्रोसीजर में कोई मसला है? वो ऊपर जो इक्वेशन बनाई थी वो समझ आ रही है? ऊपर इक्वेशन कहाँ गई भाई? इक्वेशन समझ आ रही है मेरे बच्चों को? तो टेक्निकली स्पीकिंग अगर ड्यू डिलिजेंस का सवाल नहीं भी होता तो ये नॉर्मल ऑडिट का सवाल भी बना सकता था। बेहतरीन हो गया बच्चों, बेहतरीन हो गया, ज़बरदस्त 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 ज़बरदस्त। अच्छा बच्चों, मैं सवाल को 2 तरीके से कराऊंगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, अब मेरी बात सुने। फिर आगे वो कहता है, द होटल्स एकोमोडेशन फैसिलिटीज आर समवॉट आउटडेटेड and in need of renovation. However, they emphasize their focus on large corporate events, maintaining the long-term contract with corporate clients for conference and trainings. The hotel enjoys a high rate of repeat customers due to its excellent customer loyalty program and a special incentive for returning guests. Additionally, the hotel's restaurants is highly regarded as evidenced by numerous positive reviews highlighting the chef's unique recipes and the use of high-quality ingredients. To ensure this quality, IHL has established long-term agreement with the supplier that offer a favorable credit term. Management claim that no alternatives are available for the waste disposal due to the lack of a proper sewage system in the area, necessitating the current disposal method. हाँ भाई, अब मैनेजमेंट के कुछ कमेंट्स आ गए। क्या करें इस कमेंट्स का बताओ? बच्चों एक चीज़ बताओ, क्या टेक्निकली स्पीकिंग ये मेरा एसेट नहीं है? भाई बताओ, क्या टेक्निकली स्पीकिंग अगर आप एक कंपनी को नहीं पूरा नहीं कह रहा, सिर्फ इतना सा कह रहा हूँ, दे एम्फसाइज देयर फोकस ऑन द लार्ज कॉर्पोरेट एंड मेंटेनिंग द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विद द कॉर्पोरेट क्लाइंट्स फॉर कॉन्फ्रेंसेज एंड ट्रेनिंग्स। ये जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अगर आप इस बिजनेस को एक्वायर करते हो, आपको फ्री में ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है और ये हर साल आपको एक रेवेन्यू मिलता रहेगा। तो क्या ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस शीट में रिकग्नाइज होता है? लेकिन जब मैं कंपनी, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि यार कंपनी की क्वालिटी ऑफ फंडिंग्स क्या है? क्या ये क्वालिटी से रिलेट करता है मेरे बच्चों? बस ज़बरदस्त 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 मेरे बच्चों, ज़बरदस्त। तो मुझे बताएं, क्या मैं यहाँ पे क्या देखूँ? अब मुझे की एग्जामिनेशन प्रोसीजर बता दो। मैं कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर देखूंगा। क्यों देखूंगा? क्या देखूंगा कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर में? टर्म्स एंड कंडीशन देखूंगा। कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन देखूंगा? ड्यूरेशन देखूंगा। और क्या देखूंगा? सर्विसेज क्या क्या ऑफर्ड कर रहा हूँ वो देखूंगा। कंसिडरेशन क्या मिल रही है वो देखूंगा। क्या ये सारी चीज़ें देखूंगा? प्लस ये कह सकता हूँ कि जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर है, जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स हैं, उसकी वो टोटल रेवेन्यू का कितना परसेंटेज है? अगर वो टोटल रेवेन्यू का सिर्फ 1% है, कोई फ़ायदा है? अब आप सोचें, आप बायर को कह रहे हैं भाई कंपनी के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट से सब कुछ, और आगे से बायर पूछे यार ये लॉन्ग टर्म जो रेवेन्यू है वो टोटल रेवेन्यू का कितना परसेंट है? आप बोले 1% है। आपको नहीं लगता ये चीज़ ड्यू डिलिजेंस में जानी चाहिए? यही जो कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट होगा, यही फ्यूचर के नंबर्स में भी आ रहा होगा, फ्यूचर के प्रोजेक्शंस में भी आ रहा होगा। क्या इसको मैं हिस्टोरिकल डेटा से मैच कर सकता हूँ? क्या मैं हिस्टोरिकल डेटा देखूँ कि मेरे पास नॉर्मली कितना परसेंट है और फ्यूचर में इसकी ग्रोथ कितनी है? बच्चों क्लियर हो यहाँ तक? अच्छा मुझे एक बात बताओ, द होटल enjoys a high rate of repeat customers due to its excellent customer loyalty program and special incentives for the returning guest. यहाँ कोई मसला है? बच्चों क्या ये मेरी एक फ्यूचर लायबिलिटी है?
क्या कि भाई कल को गेस्ट आएंगे, चूँकि वो कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम एंजॉय करते हैं, कल को वो आएंगे तो मुझे उनको इंसेंटिव भी देना पड़ेगा। अच्छा, तो मुझे बताएं क्या प्रोसीजर परफॉर्म करूं? टर्म्स एंड कंडीशन देख लूं भैया बच्चों, कि टर्म्स एंड कंडीशन देख लूं कि क्या क्या बेनिफिट्स ऑफर करते हैं। फिर मैं ये चेक कर लूं कि कितने कस्टमर्स हैं और जो वो रिटर्न गेस्ट हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ताकि मैं फ्यूचर प्रोजेक्शन कर सकूं। अच्छा, इसी तरीके से मुझे बताएं मेरे प्यारे बच्चों कि हमारे पास ये जो एक शेफ़ है और उसके पास एक बड़ी ज़बरदस्त यूनिक रेसिपी है, इसका क्या करें भाई? क्या ये बैलेंस शीट में रिकग्नाइज होती है? लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए, अगर आप एक कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं और उसके एक बड़े ज़बरदस्त शेफ़ वगैरह हैं और शेफ़ के पास एक बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है जिसकी वजह से कस्टमर्स वगैरह आते हैं, तो आपको नहीं लगता कि यार इस कंपनी को जो आप एक्वायर कर रहे हैं इसकी एसेट की एक वैल्यू है? अच्छा, इसी तरीके से मुझे बताएं कि ये जो आपने लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट करा हुआ है सप्लायर के साथ, क्या ये मेरी लायबिलिटी हो सकती है? कल को मुझे कोई और सस्ता भी दे रहा होगा, मैं नहीं हट सकता सप्लायर के साथ। ऐसे ही तो हो सकता है। वे सोचें ना आप, क्वालिटी को ऊपर रख के सोचें कि क्या ये पॉसिबिलिटी है कि मैंने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है जिसमें मुझे 100 रुपये के टमाटर मिलना है और कल को मार्केट से मुझे 60 रुपये के टमाटर मिल सकते हैं और मैंने उसका कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए अब एक लायबिलिटी नहीं बन गया है? बच्चों, अब इस सवाल को आप एक नए एंगल से मुझे समझाने दो और आपको थोड़ा बहुत रियलाइज़ होगा कि यार ये किस तरीके से हमारे पास चीज़ें आ रही होती हैं। देखिए मेरे बच्चों, एक चीज़ मेरे पास सवाल में लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, लिखा हुआ था बच्चों। इसमें हमारे पास क्वालिटी के क्या पॉइंट्स होंगे, क्लियर हो बच्चों? जल्दी आ जाओ, चलो देखो जल्दी आ जाओ। इसमें हमारे पास क्वालिटी के क्या पॉइंट्स होंगे, क्लियर? अच्छा, अगर सवाल में लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर का वर्ड ना लिखा हुआ हो, सिर्फ रेवेन्यू का वर्ड लिखा हुआ हो, तो क्या तब भी मैं क्वालिटी के पॉइंट्स लिख सकता हूं? अगर एक जनरल सवाल आ जाएगा, बताएं आप ड्यू डिलिजेंस के ऊपर क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, बस जबरदस्त मेरे बच्चों, जबरदस्त। ये टेक्निक सामने रखना कि एक कंपनी का रेवेन्यू होगा तो कस्टमर्स होंगे तो भाई कस्टमर्स के ऊपर आपके पास उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, कितने कस्टमर आपके रिपीटेटिव होते हैं, कितने कस्टमर्स आपके पास ऐसे हैं जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन क्या है, क्या वो माइंडसेट समझ में आ रहा है आपको ड्यू डिलिजेंस का? मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ड्यू डिलिजेंस में हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दोनों आप ही बना रहे होते हैं। ये बात समझ आ रही है मेरी? ड्यू डिलिजेंस की जो रिपोर्ट होती है उसमें हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस, कंपैरिजन, रेशियोज और प्रोस्पेक्टिव ये दोनों आप ही बना रहे होते हैं। क्लियर हो यहाँ पे? ये दोनों आप बना, आपके पास रिपोर्टें नहीं आती हैं, ये बैठ के आप बना रहे होते हैं। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के आप हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे 24, 20, 22, 23 इसके 21 के, और उसके बेसिस पे आप फ्यूचर के फोरकास्ट और प्रोजेक्शंस वगैरह आप बना रहे होंगे। तो ये चीज़ मेरी बिल्कुल सामने रखें कि दोनों डॉक्यूमेंट्स आप बना रहे हो। तो अगर सवाल में कोई ऐसा सवाल आ जाता है जिसमें वो कहता है कि जी हम एक कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं और उस कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं, उस कंपनी का बिजनेस ये है, ठीक है, और आपको समझ ही नहीं आ रहा आप प्रोसीजर क्या लिखें, क्या सिर्फ एक रेवेन्यू को पकड़ के तुम उसकी क्वालिटी को चैलेंज कर सकते हो? क्या उसमें तुम एक्सपेंसेस में सप्लायर को पकड़ के उसकी क्वालिटी को चैलेंज कर सकते हो? अगर पेरोल है तो क्या कोई की मैनेजमेंट पर्सनल ऐसा होगा जो कि ज़रूरी है? अगर आईटी कंपनी है तो आईटी कंपनी में तुम्हारे पास सॉफ्टवेयर ये वाले बंदे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके साथ तुम्हारा एग्रीमेंट क्या है? ये कौन सी चीज़ें मेरे बच्चों? ये क्वालिटी की चीज़ें जो हम नॉर्मली ऑडिट में नहीं देख रहे होते हैं। क्या तुम हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे कंपैरिजन, एनालिसिस ये सारे काम कर सकते हो? तो ये जो आपके पास पेपर में सवाल आया है, ये वन ऑफ द प्रोसीजर है ड्यू डिलिजेंस का। ड्यू डिलिजेंस इज अ ब्रॉडर टर्म। और बच्चा नॉर्मली कहाँ फंसता है कि जब किसी भी चीज़ की क्वालिटी, उसको ये नहीं पता होता कि मैं क्वालिटी को क्यों देखूँ। तो ऊपर जो मैंने आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दी, थोड़ी बहुत चीज़ें दी, क्या उससे कुछ क्लैरिटी आ गई कि यार ये सारी चीज़ों का एनालाइज करना पड़ेगा। अगर एक रेवेन्यू है तो किससे आ रहा है, क्या कॉन्ट्रैक्ट है, क्या ड्यूरेशन है, कितने पैसे आते हैं, कहाँ पे हैं, टॉप 10 कस्टमर्स कौन से हैं, टॉप 100 कस्टमर्स कौन से हैं, सप्लायर है, क्या उनके साथ एग्रीमेंट है, क्या वो रॉ मटेरियल है, क्या उसकी कोई शॉर्टेजेस वगैरह तो नहीं है। ये सारे चीज़ें आपने एक नॉर्मल बिजनेसमैन की तरह असेस करनी होंगी, ऑडिटर की तरह नहीं, एक बिजनेसमैन की तरह। यस, बिजनेसमैन बनकर सोचेंगे जी अगर आप इस बिजनेस को एक्वायर करेंगे तो आप क्या क्या सोचेंगे। एक चीज़ बच्चों, एक अच्छी एडवाइस दूँ, एक आखिरी एडवाइस दे रहा हूँ, इसको फॉलो कर लो, पे क्लास ऑफ कर रहे हैं। पेपर अगर पास करना है, दो चीज़ों का ख्याल रखिएगा पेपर के वक्त। पहली चीज़ दिमाग पहले काम करना चाहिए, दूसरी चीज़ पेन बाद में काम करना चाहिए। खुदा का वास्ता है, सिर्फ इस अप्रोच के तहत अगले 7 दिन प्रैक्टिस कर लो, इसी अप्रोच के तहत अगले 7 दिन जो है वो रिवीजन कर लो कि पहले दिमाग चलाओ फिर पेन चलाओ। सही है? नॉर्मली हम गलती क्या करते हैं, हम सवाल पढ़ते हैं और हम पेन चलाना स्टार्ट कर देते हैं। पेन आपने नहीं चलाना होता, आपने सिर्फ और सिर्फ बैठ के आपने सिर्फ दिमाग चलाना है कि यार ये जो सवाल आया है इसमें ये आयज़ा है,
ये रिस्क हैं, ये प्रोसीजर्स हैं, ये नाइजा से सवाल आया हुआ है लेट्स से, और मैंने इसको इस तरीके से ड्राफ्ट करना है और इस तरीके से लेके चलना है। और अगर आपने ये कर दिया तो उसके बाद जाके आप आराम से पेपर पास कर सकते हैं। अगर आप सवाल पढ़ते साथ ही बस आप लिखना स्टार्ट कर देंगे और आपको नहीं पता कि आप क्या लिख रहे हैं, आपको नहीं पता स्ट्रक्चर क्या है, आपको नहीं पता कि यार आपने कितनी चीज़ें लिखनी है, आप यकीन करें यार आप एक स्कैटर्ड वे में पेपर को अटेम्प्ट कर रहे होंगे। मेरी बहुत ही ज़बरदस्त छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, वो ये है कि थोड़ा सा पहले है ना दिमाग मतलब एक ब्रेन स्टॉर्म कर लो कि इसमें क्या क्या लिखना है और कहाँ से लिखना है, और ये मेरा आंसर होगा। उसके बाद आप मुड़ के ना देखें और फिर उसके बाद आप अपना पेन चलाएं बच्चों। डन हो गया? अपना बेहद ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा बच्चों। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।